हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेटा इस साल के लिए 2022-23 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का क्वेश्चन आएगा इसमें से, या तो सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, पक्का क्वेश्चन आएगा। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें बच्चों, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले हम पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो बेटा आपको पता है कि माइक्रोस्कोप मीन्स विच इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट्स इमेज। मीन्स जैसे मेरे हाथ में अगर ये लाइंस हैं तो अगर हम मैग्नीफायर ग्लास से देखेंगे तो वो हमें क्या दिखती हैं? एनलार्ज दिखती हैं। तो वो दैट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मीन्स कंसिस्टिंग अ सिंगल लेंस, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका डायग्राम हम बना लेते हैं सिंगल माइक्रोस्कोप का, सिंपल का। दिस इज अ लेंस एंड दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। बेटा डायग्राम में बना के रख लेता पहले से भी, बट क्या है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, है ना, ताकि वो थोड़ा सा क्या समझने में आसानी रहती है। दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट एंड दैट नेम इज़ ए बी। बेटा पहले यहाँ से यूँ जाएगी इमेज, ठीक, और यहाँ पर भी फोकस होगा बेटा, ठीक है। तो ये यहाँ से यूँ पास हो जाएगी, एरो लगाने नहीं भूलने सर। दूसरी कहाँ से जाएगी बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से, और वो दूर जाती जाएगी, ये दोनों दूर होती जाएंगी। तो इनकी इमेज हम कहाँ बनाएंगे बच्चों? यहाँ पर इनकी इमेज यहाँ पर बनी, ये रही इमेज, एंड दिस इमेज इज मैग्नीफाइड, वी राइट इट A डैश B डैश। अब बच्चों इसमें ये हो गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का, यानी हम जो भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना चाहते हैं उसको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ले आते हैं, तो जैसे तुम्हें पता होगा ना बेटा, मैग्नीफायर ग्लास को अगर दूर से देखोगे तो मैग्नीफाई नहीं दिखता, बट एक पर्टिकुलर हम एडजस्टमेंट के बाद करते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आते हैं? लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो उसकी इमेज क्या बन जाती है? मैग्नीफाइंग। ठीक है बच्चों, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमें लिखना तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ इसमें हमें ये पता चल गया कि इट इज़ यूज टू मैग्नीफाई द इमेज। अब इसकी कैलकुलेशंस हैं, तो बच्चों इस कैलकुलेशंस के लिए हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ टर्मिनोलॉजी का, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जो इमेज बनाई है वो मेरे लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर है। सर ये क्या होता है लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन? तो बेटा लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन ह्यूमन आई का, एवरेज ह्यूमन आई का बेटा होता है 25 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर हमें सबसे करीब, देखो हमें ये दिखता तो यहाँ से भी है, दिखता तो यहाँ से भी है, बट हमारी आंखों में स्ट्रेन आता है। जब हम यहाँ से देख रहे होते हैं तो हमारी आंखों पे प्रेशर आता है। तो बच्चों 25 सेंटीमीटर इज़ द लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन वेयर वी सी द ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी स्ट्रेन इन आर आइज़। उसको हम लोग बोलते हैं 25 सेंटीमीटर ह्यूमन आई का एवरेज होता है। बेटा ये चीज़ क्या हो गई? तो ये चीज़ हो गई सर यू, ऑब्जेक्ट की दूरी। सर ये क्या हो गई? तो ये वी बी हो गई बेटा, इसी को तो वी बोला, यानी वी हमने किसके बराबर बना ली? डी पर बना ली। डी मतलब लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। तो बच्चों अब यहाँ से पूरी कैलकुलेशन शुरू होंगी, तो ध्यान से देखना। अब हम इसमें मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, तो एम की वैल्यू होती है बेटा बीटा अपॉन अल्फा। सर ये क्या है? तो बीटा होता है बेटा एंगल सबटेंड बाय इमेज विद प्रिंसिपल एक्सिस, विद प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस अपॉन अल्फा क्या होता है बेटा? एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट विद प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों देखना इसको यहीं समझने की बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आप खुद बुक से पढ़ोगे तो शायद आपको टाइम लगेगा समझने में इस चीज़ को,
तो इसलिए यहाँ समझो ये जो मैग्निफिकेशन है बेटा ये है एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। कौन सी मैग्निफिकेशन है बच्चों? एंगुलर मैग्निफिकेशन। इंपॉर्टेंट है। तो सर ये कैसे लेंगे? तो देखो बेटा, ऑब्जेक्ट ये तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है ये एंगल यहाँ बना रहा है अल्फा, और इमेज का भी एंगल यही है बेटा, देखो प्रिंसिपल एक्सिस से। तो सर ये दोनों तो बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए तो वैल्यू हमेशा मैग्निफिकेशन की क्या आएगी? 1। नहीं बेटा, इसमें यहीं पर ट्विस्ट है। तो वही चीज़ हमें समझनी है बच्चों। क्या समझनी है? कि ऑब्जेक्ट को इमेज की जगह रखकर एंगल कंसीडर करते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। या तो ऑब्जेक्ट को इमेज की जगह पर रखकर एंगल देखेंगे या इमेज को ऑब्जेक्ट की जगह पर, दोनों में ही सही हैं आप। तो दोनों तरह से एंगुलर मैग्निफिकेशन ली जा सकती है। ध्यान सुनना, बहुत सिंपल भी है, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये ऑब्जेक्ट देखो इतनी हाइट का है, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका नाम हो गया AB'। ठीक है, अब ये जो एंगल बना रहा है ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस का, दिस एंगल इज अल्फा। इंपॉर्टेंट बात ये थी। और इमेज ये एंगल बना रही है, दिस एंगल इज बीटा। ठीक है बेटा, ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो AB हमारा ऑब्जेक्ट है, और बेटा ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। और बेटा ये क्या है? AB'। सर ये भी तो HO ही है। क्यों? क्योंकि जितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ था उतना ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो अल्फा बीटा ऐसे लेते हैं बच्चों। क्या तुम्हें समझ में आया? ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखना शुरू करो बच्चों। तो पहले हम लोग और हाँ, एक अजम्पशंस भी चलते हैं इसमें, तो मैं अजम्पशंस भी यहाँ लिख देता हूँ। देखो क्या अजम्पशंस हैं? अजम्पशंस, पहला, अपर्चर इज वेरी स्मॉल। अपर्चर इज वेरी स्मॉल। बेटा बोर्ड्स में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। अपर्चर इज वेरी स्मॉल, और ऑब्जेक्ट, और दूसरा एंगल्स आर वेरी स्मॉल। एंगल जब बच्चों स्मॉल होते हैं तो साइन थीटा को हम थीटा या फिर टेन थीटा लिख सकते हैं, है ना बच्चों? ये ध्यान रखना, जब भी एंगल्स बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा और टेन थीटा सबकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको देखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस को। अब बहुत फास्ट हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन मुझे चाहिए बीटा अल्फ़ा, तो बीटा कैसे निकालूंगा? देखो बीटा इज इक्वल्स टू 10 बीटा लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है बच्चों, और 10 क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ठीक है बच्चों, तो देखो बीटा, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं बीटा ये एंगल है। हाँ सर, तो ये वाला ट्राइंगल ही ले लूँ, क्योंकि बीटा इज द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज। भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो तुम ये देखो कि अगर मैं ये वाला लूँगा तो ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा, अगर मैं ये लूँगा तो ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो बेटा रेशो तो सेम रहने वाला ना। यहाँ पर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये भी तो बहुत ज़्यादा है। परपेंडिकुलर ज़्यादा तो बेस ज़्यादा, परपेंडिकुलर कम तो बेस कम। तो बेटा बीटा तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एंगल, है ना? तुम्हें समझ में आई बात? तो बेटा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन बीटा क्या है? U। बीटा क्या है बच्चों? U। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है सर? अच्छा, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और ऐसे अल्फ़ा भी निकाल लो, तो अल्फ़ा क्या निकलेगा बेटा? 10 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के लिए ये वाला एंगल आएगा। तो देखो ये भी क्या आ रहा है? HO बाई, कहाँ पे बनाई? अब हमने इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख दिया ना, ये वाली बात। तो बेटा
ये डिस्टेंस आएगी और ये डिस्टेंस तो क्या है, d है, क्या है ये d। तो बेटा इसको अगर हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में रख दें तो क्या आएगा बच्चों, बीटा अपॉन अल्फा होता है ना एंगुलर मैग्नीफिकेशन, तो यानी HO/U इंटू HO/D। तो बेटा HO से HO कैंसिल, तो मैग्नीफिकेशन D/U, ये आपके आ गई मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन, जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन, लिख लेना बच्चों, है ना, जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन। ठीक है बच्चों, ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका मैग्नीफिकेशन का। अब हम करते हैं बच्चों, क्या होता है कि देखो दो तरह से देखा जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ध्यान समझना तभी आपको कंसेप्ट समझ में आने लगेगा। मैं उसको ऐसे देखूं तो बेटा अपन ऐसी जगह ऐसे ऐसे एडजस्ट करते हैं तो अपने को एक पोजीशन ऐसी मिलती है जहाँ बहुत क्लियर इमेज मिलती है। बट आप ध्यान रखना, जब भी आप मैग्नीफाइंग से बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज देखोगे तो आपकी आंखों में स्ट्रेन आने लगेगा, दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी सिलेरी मसल्स उस वक्त फोकल लेंथ को कम कर चुकी होती हैं, है ना। विद दैट इज़ अ वर्किंग ऑफ आई, तो वो हमारे कोर्स में नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो हमारी आंखों में ना पेन शुरू होने लगेगा। तो हम दो तरह से ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, एक बार जब देखेंगे जब हमें क्लियर देखनी है इमेज बट हमारी आंखों में स्ट्रेन हो रहा है, और एक होता है कि अगर हम थोड़ा सा और पीछे कर दें, मतलब एक रिलैक्स्ड विजन होगा और एक स्ट्रेन्ड विजन होगा। तो दो तरह से मैग्नीफिकेशन और आएगी। ये तो जनरल फॉर्मूला आ ही गया। अब हम करते हैं बेटा फॉर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, फॉर मैक्सिमम मतलब अब हमारी आंखों में पेन होगा, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा देर तक देखेंगे, तो फॉर मैक्सिमम विजन। तो हम क्या करते हैं, एक बार ऑब्जेक्ट की इमेज को देखकर फिर उसको रिलैक्स्ड विजन पर देखते हैं। तो फॉर मैक्सिमम मतलब बहुत क्लियर इमेज देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों इसके लिए आपको इमेज बनानी पड़ेगी -D पर, और ऑब्जेक्ट तो वहीं रहेगा कहाँ, जहाँ है -U पर। भाई ये हम कर रहे हैं। तो इमेज जो होगी फाइनल वो D पर बन गई -D। माइनस क्यों लिया? क्योंकि साइन कन्वेंशन है, इस तरफ नेगेटिव आएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कहाँ से नापते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इधर आना पड़ेगा, इंसिडेंट रे इधर जाती है, तो दैट्स वाई इट इज़ माइनस। ठीक है बच्चों। तो बेटा अब हम जानते हैं कि हमारे पास लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। तो बेटा यहाँ से अगर मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूँ तो क्या आ रहा है, 1/f = -1/d और +1/u, और यहाँ से 1/u की वैल्यू आ रही है बच्चों, इसको उधर ले जाओ तो 1/f + 1/d। बेटा इस वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, इस वैल्यू को 1/u को इसमें रख देते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ गई बच्चों, d तो ऊपर है ही है, 1/u कितना है, तो सर वो है 1/f + 1/d। अंदर इंटू कर देते हैं d को, ठीक है बेटा, है ना, अंदर इंटू कर देते हैं। देखो तो क्या आ गया बच्चों, d/f + 1 मैग्नीफिकेशन। दिस इज द मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ये वाली मैग्नीफिकेशन जब है जब आपकी आइज़ में स्ट्रेन होगा, पेन होगा। फिर आप क्या करोगे कि फिर इसको इन्फिनिटी पे, अब हमारी आंखों में ना दर्द शुरू हो जाएगा अगर हम ज़्यादा देर तक ऐसे देखते रहें क्लियर इमेज को, मैक्सिमम इमेज को, तो हमारी आंखों में स्ट्रेन शुरू हो जाता है, दर्द, पेन शुरू हो जाता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि अब हमने देख तो लिया, तो अब हम उसकी इमेज को कहाँ बना देते हैं, रिलैक्स्ड पर, कि हमारी आइज़ रिलैक्स्ड रहें। तो उसके लिए इमेज कहाँ बना देते हैं, इन्फिनिटी पे। कहाँ बना देते हैं, इन्फिनिटी पे। तो दूसरा जो डेरिवेशन है बच्चों वो यहीं पे कर देता हूँ मैं, ताकि आपकी एक ही स्लाइड में सारा काम हो जाए। तो उसको अलग कलर से कर लेते हैं ताकि हमें समझ में भी आए। तो ये फॉर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन था। अब आता है बेटा फॉर रिलैक्स्ड विजन। तो बेटा फॉर रिलैक्स्ड विजन अगर आप करना चाह रहे हो रिलैक्स्ड, है ना, तो इमेज को कहाँ बना दोगे आप, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, वहीं है, -u पर। तो बेटा यही फार्मूला यूज़ करेंगे, लेंस फार्मूला। तो वो कितना होता है, 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बच्चों, है ना।
पहले यहाँ गए, फिर यहाँ आए, अब हम यहाँ जा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, तो 1/f इक्वल्स टू बच्चों 1/v की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ क्या होता है बच्चों, 0। और बेटा माइनस यू और माइनस, यहाँ पे u की वैल्यू माइनस यू रखोगे, माइनस माइनस प्लस, तो 1/u प्लस का। तो बेटा अब अगर हम इसको उठाकर इसमें रख दें अपने जनरल फार्मूले में, ये रहा तुम्हारा जनरल फार्मूला, है ना। तो तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन क्या आ रही है बच्चों, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1/u की जगह 1/f, तो यानी d/f, ये आ गई आपके पास मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो ये वाली आई मैग्निफिकेशन इन द रिलैक्स्ड विजन, ये वाली मैग्निफिकेशन आई इन द स्ट्रेन विजन, यानी जब हमारी आंखों में पेन हो रहा होता है। तो बेटा जनरल मैग्निफिकेशन इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रही है। तो सबसे ज़्यादा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारी जो जनरल मैग्निफिकेशन आती है वो इससे तो ज़्यादा होती है एवरेज, और इसमें ज़्यादा कम, यानी d/f + 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका फॉर्मूला होता है d/u, ये रहा जनरल मैग्निफिकेशन। तो बेटा इस तरह से आपने पूरा ये सिंपल माइक्रोस्कोप को समझा। सिंपल माइक्रोस्कोप अब आपकी समझ में आने लगा है। तो बच्चों अगर इसमें कोई भी जैसे डाउट हो रहा है ना, तो आप इस सब चीज़ों को, जैसे मैंने वो लिखी है वहाँ पर लिखी है, हर चीज़ को आप सोचोगे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं दूसरे पर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर। तो बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज़ होते हैं, 2 लेंस। कौन कौन सा, एक तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो आँखों के ऑब्जेक्ट के पास है, एक ये रहा और एक ये रहा। बेटा ऑब्जेक्टिव का अपर्चर, अपर्चर समझते हो, वो छोटा होता है, और ऑब्जेक्ट आई पीस का अपर्चर ज़्यादा होता है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें देखो अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा मैग्नीफाई इमेज दिखाता है। कैसे दिखाता है, बहुत सिंपल सी फिजिक्स है बेटा इसमें। तो देखते हैं हम इस फिजिक्स को समझते हैं, जो कि ये बहुत सिंपल है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को रखा बेटा यहाँ पर, है ना, ये हो गया फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। बेटा डायग्राम मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे बना है। सीधी गई और बेटा ये रे पास हुई ऑप्टिक, यहाँ पे ये होगी अपने फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसके फोकस से पास होगी। ठीक है बेटा, अच्छा फिर हम इसमें मॉडिफिकेशन भी करेंगे, देखना अभी कैसे। और दूसरी पास होती है बेटा इससे, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, लिसन, इसको हमें मैनिपुलेट करके बढ़ाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे बन गई, एरो लगाने मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे बन गई हमारी इमेज, और ये बनी हमारी A', B'। और बेटा इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसका फोकस तो यहाँ होगा, देखो इसका अपर्चर बड़ा है तो इसका गोला बड़ा बनेगा, सेंटर यहाँ आएगा तो उसका आधा दूरी, तो ये हो गया फोकस ऑफ आई पीस। अब सुनो, पूरी कहानी यहीं पर है, ध्यान सुनना। अब देख क्या होता है बेटा, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर, समझ में आ जाएगा अभी आपको, देखना ये रहा। तो ये रे इसमें एंटर हुई, ये इसमें एंटर हुई, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे हो गई, यहाँ पे बन गई इमेज। थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ तो मैं समझा दूंगा अभी बना के। यहाँ पे इंटरसेक्ट की थी बेटा, यहाँ बन गई थी इमेज A', B', ठीक है, और ये लेंस था यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो मैंने सिखा चुका है कि जब 2 लेंसेज हों तो पहले वाले का ऑब्जेक्ट ये है और इसकी इमेज ये है, और दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट अब ये नहीं है, ये है ऑब्जेक्ट, और अब इसकी इमेज बनाएगा। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी बेटा, एक लाइन तो सीधी जाएगी और एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी ऐसे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमारी आई है जिससे हम देख रहे हैं, सुंदर सी आई, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं बच्चों, समझ में आया। तो
अब हमें इमेज यहाँ पे मिलेगी। इनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बनाना पड़ता है बच्चों डायग्राम्स को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भाई हम नाप के तो बना नहीं रहे ना, तो पहले आप ऐसे बना लेना। ठीक है बच्चों, इसको आगे बढ़ा लो। तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ये बनी हमारी A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी A B। अब देखो, तुम खुद सोचो कि कैसे बड़ा बना। देखना ध्यान से, पहले हमने इस लेंस की वजह से इस ऑब्जेक्ट से ये वाला इमेज थोड़ी और बड़ी है, तो पहले हमने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा करा और फिर इस ऑब्जेक्ट को हमने इस वाले लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया, तो इसने और बड़ा कर दिया और इरेक्ट इमेज कर दी। बेटा अगर तुम इसको छुपा लो, सोचो ये नहीं है, तो बेटा ये वाला केस तो वो वाला केस है ना लेंस का। देखो मैं यहाँ रफ बना रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा। ये इसके फोकस, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो, तो ये गई फोकस से और ये गई ऑप्टिकल सेंटर, तो ये मैग्नीफाई इमेज बनती थी। यानी बेसिकली अगर मैं इस वाले हिस्से को छुपा लूँ, इसको ना देखूँ, तो ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप है। बट सिंपल माइक्रोस्कोप में तो हम सिंपल ऑब्जेक्ट कर रहे थे, हमने एक बार ऑब्जेक्ट को थोड़ा पहले मैग्नीफाई करा और फिर उसको सिंपल माइक्रोस्कोप में एनलार्ज इमेज, देखो ये वाली इमेज बन रही है नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या तुम्हें समझ में आ गया बच्चों? है ना? ठीक है, अब देखो, तो ये हमें समझ में आया। अब इसकी कैलकुलेशंस हम करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशंस अब हमें समझनी है बच्चों। ध्यान सुनना, कैलकुलेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये एंगल कौन सा बना सर? ये एंगल बना बीटा। ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, और देखो बीटा ये है, अल्फ़ा ये है, तो इसकी भी कौन सी लिखेंगे हम? एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं। मैग्नीफिकेशन कितनी आती है बच्चों? बीटा अपॉन अल्फ़ा, और बीटा को हम लिख सकते हैं 10 बीटा और अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि ये सब अजम्पशंस आर सेम, दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, द अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, तो पहले लिखते हैं बच्चों 10 बीटा की वैल्यू। तो 10 बीटा की वैल्यू बोलो मेरे साथ, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले होती है, तो ये वाला ट्राइंगल। तो क्या आ जाएगी बेटा? A डैश B डैश अपॉन A डैश B डैश अपॉन क्या आएगी बच्चों? वहाँ पे देखो जल्दी से, U है ना। U किसका? U आई पीस के लिए, क्योंकि बेटा आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने बोला UE। समझ में आ गया? ये क्या चीज़ है बेटा? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये है सर UO, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास A डैश B डैश अपॉन UE। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब बेटा मैग्नीफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस अगर हम लिखना चाहें, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ये रहा, तो इसके लिए आप ऐसे बना लो कि भाई ये रहा ऑब्जेक्ट। आप NCERT में देखोगे तो वहाँ पर भी ये डायग्राम मिलेगा, और ये ट्राइंगल हमने D पर रखा है इसको ताकि हमें दिखे, और ये है अल्फ़ा। ठीक है बेटा, ये है अल्फ़ा। NCERT में बता रखा है भाई, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख के देख रहे हैं? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे ऑब्जेक्ट को, तभी तो इमेज बनेगी। तो बेटा हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने दूर पे रखा है? D पर, डिस्टेंस पे रखा है। ये NCERT में अलग से बना हुआ डायग्राम है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा इसको क्यों बनाया गया है। तो बेटा इसकी मैग्नीफिकेशन लिखेंगे कैसे? मैग्नीफिकेशन लिख रहे हैं अब हम ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, तो MO लिख देता हूँ, पूरा नहीं। मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव तो कितना आएगा बेटा? वो आती है V/U फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो V कितना आ जाएगा बेटा? V क्या है बताओ? यहाँ पर V है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो VO लिख लूँ और U को लिख लूँ UO।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम मैग्नीफिकेशन को ये भी तो लिख सकते हैं HI/HO, है ना बेटा। इन दोनों को कंपेयर कर दो, इसको 1 को और 2 को कंपेयर कर दो। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा, HI/HO बराबर V/U, है ना। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा एक बात बताओ, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, इमेज तो ये है ना इसकी, तो इमेज तो पॉजिटिव बट ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। सही है, साइन कन्वेंशंस, है ना बेटा। यहाँ पे भी नेगेटिव लगा दो, ठीक है। तो नीचे बन रही है तो बेटा इधर भी नेगेटिव लगा दो, है ना। ये आ गया सर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि A'/B'/AB। अब बेटा ये सारी कैलकुलेशंस किसके लिए हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए। ये किसके लिए थी, आईपीस के लिए। तो बेटा यहाँ से A'/B' की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या आ रही है, देखो HI निकालना चाहूँ तो ये आ रहा है सर, माइनस से तो माइनस कट गया, और यहाँ से HI की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, VO/UO इंटू HO, ये वाला उधर कर दिया। और ये HI क्या है बच्चों, ये है A'/B'। इसको उठा के इसमें रख देते हैं, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, A'/B' की जगह पूरा आ जाएगा, यानी HO VO/UO और HI। और नीचे देखो यहाँ पर A'/B' को हमने HI बोला, HI की वैल्यू ये तो हमने रख दी, और 1/UE, तो नीचे तो UE है ही है पहले से। ये वाली बात समझ में आई बच्चों। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, अलग कलर से मार्किंग कर देता हूँ, बीटा की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है। ये आ गई हमारे पास बीटा। अब तो बीटा आ गया। अब अल्फ़ा भी निकाल लो, तो अल्फ़ा यहाँ से आया हुआ है वैसे, बट एक बार मैं वापस लिख देता हूँ। तो अल्फ़ा लिख दो। अल्फ़ा क्या आ रहा है बेटा, अल्फ़ा मतलब 10 अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब AB/D, और AB क्या है बेटा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, अपॉन D। सही है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है सर। D लिख दिया हमने, है ना। तो बेटा अब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। तो मैग्नीफिकेशन में अगर हम इसकी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मैग्नीफिकेशन बीटा अपॉन अल्फ़ा, बीटा ये है इतना बड़ा, तो लिख दो HO/UE VO/UO इंटू, नीचे क्या लिखना है अब, अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू ये है, ये तो HO अपॉन लिखना था D, तो ऊपर लिख देता हूँ। तो HO से HO कैंसिल, तो मैग्नीफिकेशन आ गई हमारे पास VO/UO इंटू D/UE। अब तुम बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। तो बेटा इमेज हमने ये पूरा यहाँ तक आ गया हमारे पास, है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मैं एक बार वापस बता देता हूँ। पहले हमने मैग्नीफिकेशन करा बीटा अपॉन अल्फ़ा, दोनों tan बीटा tan अल्फ़ा लिख लिया क्योंकि एंगल्स आर स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल। फिर हमने tan बीटा की वैल्यू निकाली, वो ये आई। फिर हमने मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस निकाला, तो वो हमारे पास V/U आया। साइन कन्वेंशन थे इसलिए माइनस रखा। फिर मैग्नीफिकेशन होता है HI/HO, यहाँ पर HI भी नेगेटिव लिख दो, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो बेटा इन दोनों को कंपेयर कर दिया, तो HI को तो हम A'/B' और HO को AB लिख सकते हैं। तो हमने A'/B' की वैल्यू निकाल कर इसमें रख दी, और फिर हमने मैग्नीफिकेशन के जनरल फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को रख दिया। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये जो बना, ये बना मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि देखो OO मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये बना मैग्नीफिकेशन फॉर आईपीस, ठीक है। तो बेटा इसको ऐसे लिखा गया एक और फॉर्म में, M जो फाइनल मैग्नीफिकेशन आई वो आई मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस। ये वाला फॉर्मूला याद रहे, ये वाला फॉर्मूला याद रहे, बात तो एक ही है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई बच्चों।
MO/ME। अब केसेस को हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, तो हमारे पास पहला केस आया बच्चों, फर्स्ट केस कौन सा, विद द स्ट्रेन डिफिजन, विद स्ट्रेन विजन, मतलब रिलैक्स्ड नहीं, स्ट्रेन हो रहा है आंखों में, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितनी मिल सकती है, तो बच्चों उसको हम आगे देखते हैं कितनी हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जनरेट कर सकते हैं। तो उसका आंसर आ रहा है, कैसे करेंगे इसको, डेरिवेशन को ध्यान सुनो। तो हमें इमेज को कहाँ बनाना है बेटा, -d पर, ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, -u पर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई निकालेंगे तो f फोकस बनाना है हमें किसके, आई पीस पर। देखो फोकल लेंथ इसकी क्यों ली सर, देखो क्योंकि बेटा इसने इसकी ये मैग्नीफाई इमेज थी, इसका काम खत्म, अब सिर्फ ये रह गया। अब इसको भूल जाओ कि ये पूरा नहीं है, तो ये वाला फोकस ही तो ले रहा है आई पीस का, आई बात समझ में। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये वही करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, d की जगह, सॉरी यहाँ माइनस लगाओ यार, माइनस है ना बेटा। तो अब सारी वैल्यूज़ रखते हैं, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v यानी -d और -u यानी +1/u। ये आ गया हमारे पास f इज इक्वल्स टू और -d प्लस 1/u। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ तक सारी बातें हमारी क्लियर हो गई। 1/f इज इक्वल्स टू 1/d माइनस, तो 1/ue कितना आ रहा है, ये किसका है, e का है, आई पीस के लिए बात कर रहे ना, ये भी f ही है। तो 1/ue कितना आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है सर 1/fe प्लस 1/d। अब इसको उठा के आपको उस फॉर्मूले में रखना है, किस में, मैग्निफिकेशन ऑफ, क्या निकाला था हमने, फाइनल क्या निकाला था बच्चों, पीछे वाले पेज पर देखो, यहाँ पे ये रहा या ये रहा। तो मैं इसमें 1/ue की वैल्यू रखूँगा, ये तो ऐसे कैसे, ये भी ऐसे 1/ue की वैल्यू। तो देखो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, तो रख देते हैं। तो ये आ रहा है मैग्निफिकेशन VOUO ऐसा का ऐसा, D ऐसा का ऐसा अपॉन 1/ue, ये पूरा रख दो। तो कितना आ गया, 1/fe प्लस 1/d। बच्चों d को अंदर इंटू कर दो, तो मैग्निफिकेशन क्या आ रही है, VO अपॉन UO D/fe प्लस 1 कैसे हो गया, क्योंकि ये d इससे भी इंटू हुआ, ये d इससे भी, d से d कट गया, 1 आ गया। तो ये आ गई आपकी मैग्निफिकेशन विद द स्ट्रेन डिवीजन। स्ट्रेन डिवीजन मीन्स मैक्सिमम मैग्नीफाई इमेज इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हम करेंगे रिलैक्स्ड विजन, क्या करेंगे, रिलैक्स्ड विजन। तो रिलैक्स्ड विजन करते हैं बच्चों, रिलैक्स्ड विजन। इमेज को कहाँ बना देना है, इन्फिनिटी पे, यानी v की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी, u की वैल्यू वही रही ue, फोकल लेंथ वही रही fe। तो बेटा जब इसको रखा तो क्या आया, 1/fe बराबर 1/infinity, है ना। इसको हम माइनस में ही लेंगे, समझ में आ गया क्यों, -1/ue है ना, और ये भी माइनस में। हाँ एक सेकेंड रुको बच्चों, मैं तुम्हें समझा देता हूँ पूरा, है ना। देखो ये वाला भाई UE ऑब्जेक्टिव हमेशा कैसा होता है बेटा, नेगेटिव ही होता है ना। तो बेटा ये तो माइनस में ही है, ठीक है सर। तो जी ये क्या लिखा हुआ है, हाँ देखो बच्चों, तो 1/fe बराबर 1/infinity माइनस हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, 1/ue। तो 1/ue की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/fe। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हारे पास पीछे जो था VO/UO, तो वो तो ऐसा कैसा, और यहाँ क्या था बेटा, D/UE था यहाँ पर। तो 1/UE की वैल्यू, ये तो 0 हो गया, तो 1/UE की वैल्यू कितनी आ गई, FE। तो ये आ गया आपका मैग्नीफिकेशन विद द रिलैक्स्ड आइज।
दोनों अलग अलग, ये है स्ट्रेन्ड आइज, मतलब जब हमें मैक्सिमम मिल रहा है मैग्नीफिकेशन बट स्ट्रेन्ड के साथ, वो हमें मिल रहा है रिलैक्स विजन। तो बेटा आपका जो फाइनल मैग्नीफिकेशन आया यानी एवरेज, वो इससे तो ज़्यादा आया और इससे कम, है ना, FE+1। तो ये वाला फॉर्मूला रिलेशन भी याद होना चाहिए। तो इतने रिलेशंस आप याद कर लो, इससे आप सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स अभी मैं कराऊंगा तो उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं टेलीस्कोप। ये मैंने डायग्राम बना दिया है टेलीस्कोप का। तो डायग्राम अब आपको समझ में आने लगे हैं कैसे बनाने हैं। तो बेटा टेलीस्कोप इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी द फारेस्ट ऑब्जेक्ट, जो बहुत दूर होते हैं उनको देखने के काम आता है। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक अंतर है बेटा, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और आईपीस लेंस छोटा होता है, जबकि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा था, आईपीस बड़ा था। पहला डिफरेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा क्यों होता है सर? ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए बड़ा रखा जाता है बच्चों क्योंकि हमें क्या होता है कि भाई टेलीस्कोप से आप क्या देखोगे, टेलीस्कोप से आप ये तो है नहीं कि पड़ोसी के घर में देखोगे टेलीस्कोप से आप कहाँ देखोगे, यूनिवर्स में। तो बच्चों, और यूनिवर्स में देखने के लिए रात का टाइम सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि लाइट क्लियर होती है, इमेजेस। हमें दिन में तो स्टार्स ही नहीं दिखते, तो हम उनको देख के करेंगे भी क्या। तो बच्चों हमें टेलीस्कोप को रात में यूज़ हम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रात में बहुत कम लाइट आती है स्टार्स से। तो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर इतना बड़ा इसलिए रखा है ताकि वो बहुत सारी लाइट, कम लाइट को इकट्ठा कर कर हमें क्लियर इमेज दिखाए। इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा होता है ना बच्चों। तो इसमें भी वही मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, है ना। तो मैग्नीफिकेशन कितनी होती है बेटा? बीटा अपॉन अल्फा। अब तो तुम्हें पता चल गया है बीटा क्या होता है, 10 बीटा, अपर्चर स्मॉल है, 10 अल्फा। तो 10 बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 10 बीटा आ रहा है हमारे पास, ये देखो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये है ना। तो ये हो गया 10 बीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन F। किसका फोकस लेंगे? ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, इसी सॉरी एक सेकेंड, 10 बीटा लिख रहा हूँ ना मैं, तो 10 बीटा में ऑब्जेक्टिव का ये बोर्ड बहुत चौड़ा है ना बच्चों, थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ता है। यस, तो 10 बीटा में हम ऑब्जेक्टिव का लिख रहे हैं, तो ये आएगा UE। देखो सर ये कैसे आया? क्योंकि बेटा बीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। परपेंडिकुलर कौन है? तो परपेंडिकुलर ये है, तो AB। और बेटा बेस कौन है? तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए, तो UE लिखा जाएगा। समझ में आया? ठीक है। इसी तरह से बेटा हम निकालेंगे 10 अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा देखो ये रहा, ये रहा, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो बेटा परपेंडिकुलर कौन है? AB। और बेस कौन है बच्चों? तो वो है, किस पे बना है देखो भाई, ये इन्फिनिटी से आ रही है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम किस में देख रहे हो? ब्रह्मांड में देख रहे हो ना बेटा। तो रेस कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो इसके फोकस पे बनेंगी, तो इसलिए इसके फोकस को लिखा फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। भाई तुमने पढ़ा है ना, जब इन्फिनिटी से इमेज आती हैं तो फोकस पे इंटरसेक्ट होती है, पढ़ा है ना बच्चों? हाँ सर, तो मैं उसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये फोकस, तो इसको क्या लिखेंगे? FO, है ना। तो अब इसकी वैल्यू इसमें रख दो, तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ रही है, क्या आ रही है बच्चों? बीटा ये रहा, AB अपॉन UE इंटू AB अपॉन FO। भाई अल्फ़ा नीचे है तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, AB से भी कैंसिल। तो मैग्नीफिकेशन हमें मिल रही है FO/UE। ये आ गया हमारे पास जनरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। कौन सी मैग्नीफिकेशन? जनरल मैग्नीफिकेशन, है ना। अब हम केस 1, तो हम केस तो जानते हैं। पहले क्या करेंगे? फॉर द स्ट्रेन हाई यानी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए करेंगे।
मैग्नीफिकेशन के लिए अब हम करेंगे, इसमें हमारी आइज़ कैसी रहती हैं, स्ट्रेन में रहती हैं। तो बेटा इसमें हम इमेज कहाँ बना देते हैं बच्चों, अपने लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे। u कहाँ होता है बच्चों, माइनस यू ई पर। देखो क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की बात कर, अब इन्फिनिटी से इसकी इमेज यहाँ बन गई, तो ये जो इमेज है ये इसके लिए कैसा काम करेगी, एज अ ऑब्जेक्ट। तो माइनस यू ई। और बच्चों फोकल लेंथ तो हम किसकी लेंगे बताओ जल्दी से, फोकल लेंथ किसकी लेंगे सर, फोकल लेंथ भी एफ ही ली जाएगी और वो प्लस में ली जाएगी साइन कन्वेंशन से। तो बच्चों 1/f ई इज इक्वल टू -1/d प्लस 1/u ई, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 1/v माइनस 1/u होता है ना बेटा, तो ये हो गया। तो यहाँ से 1/u ई की वैल्यू कितनी आ रही है सर, अब तो हमें समझ में आने लगा कि हर बार हमें क्या निकालना होता है, 1/u ई। तो ये हो गया बेटा 1/f ई प्लस 1/d। बेटा इसको पुट कर देंगे, इसके बाद इधर गए हैं हम, तो बेटा इसको पुट कर देंगे इसमें, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ रहा है FO इंटू इसको लिखो पूरे को 1/f ई प्लस 1/d, अंदर इंटू कर दो बच्चों, तो FO/f ई प्लस FO/d। अगर और सिंपल लिखना चाहो ये भी सभी सही है, यहीं तक ठीक है, ये लिख लो ताकि याद करने में आसानी हो। दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला व्हेन वी वांट टू सी अ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और फॉर द रिलैक्स्ड, तो बच्चों रिलैक्स्ड के लिए भी हम लोग जानते हैं कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं केस 2 फॉर रिलैक्स्ड विजन। फॉर रिलैक्स्ड विजन, तो रिलैक्स्ड में बेटा इमेज कहाँ बनाएंगे हम, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा -u ई पे, फोकल लेंथ क्या होगी FE। फिर इसके बाद हम इधर गए, मतलब ये एरोज बना रहा हूँ, यहाँ से ये बंद हो गया बॉक्स, तो हम ऊपर ही गए, ये गए यहाँ पर। तो बेटा इसको लिख देंगे 1/f ई बराबर 0 प्लस 1/u ई। तो बच्चों मैग्नीफिकेशन आ रही है, ये रहा हमें जनरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, तो FO/FE। तो ये आती है हमारी रिलैक्स्ड मैग्नीफिकेशन, कौन सी, रिलैक्स्ड बच्चों। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। तो बच्चों अब नेक्स्ट हम चलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स पर, ठीक है बच्चों। फिर हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बेटा ये पहले यूज़ होते थे, आजकल तो अब हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, जो कि हमने अभी भी पढ़ा था। बट ये वाले जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप थे ये हैं बेटा सब के सब रिफ्रैक्टिंग। देखो यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, एंटर हो रही है ना वन मीडियम से दूसरे मीडियम, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। बट ये पहले यूज़ होते थे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो इसमें दो मेन थे, एक तो था कैसी ग्रेन टेलीस्कोप, है ना बच्चों। तो ये क्या काम करता था, इसका कंस्ट्रक्शन देखो आप, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन था, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। इसमें एक ट्यूब होती थी ये, ठीक है बच्चों, ये ट्यूब है, ट्यूब मतलब ऐसे हॉलो ट्यूब है, ठीक है बेटा। इसमें एक यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। अच्छा, और यहाँ पर इसमें दो कॉन्वेक्स मिरर्स हैं, सॉरी कॉनकेव, ये कॉनकेव है ना बच्चों। और ये बीच में एक ट्यूब है जो कि जिससे हम देख सकते हैं, जिससे हम देखते हैं, यानी हमारी आई यहाँ रहती है, ठीक है बेटा। ये टेलीस्कोप ऐसे करके बना होता है। अब इसमें क्या होता है कि लाइट जो होती है वो ऐसे आती है, देखो जैसे एक तो ये आई और इससे इस पर गिरी, और एक ये आई और ये इस पर गिरी, ठीक है बेटा। और ये कॉन्वेक्स सरफेस है, तो ये तो क्या करता है, डाइवर्ज करेगा। तो इसने इधर भेजा, यहाँ हमने एक लेंस लगा लिया था ताकि हम पैरेलल कर लें बीम्स को,
और इसकी यहाँ आई इस तरह से, तो हमें विजिबिलिटी दिखी, लाइट ऐसे आ रही है बच्चों, एरो लगाने मत भूलना रे ऑप्टिक्स में, और इस तरह से हमें ये दिखता है। तो ये वाले टेलीस्कोप कैसीग्रेन, तो इसका आपके इस साल कोर्स में मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले तो वही लगेंगे, कौन से वाले, सेम है ना बच्चों जो हमने अब तक करे हैं। बेसिकली इस पर मैग्नीफिकेशन के न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, इसका कंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, तो वर्किंग मैं आपको बताते जा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन जो आपको दिख रहा है वो, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, अ हॉलो ट्यूब, उसके अंदर 2 कॉनकेव और 1 कॉन्वेक्स, 2 कॉनकेव मिरर एंड 1 कॉन्वेक्स मिरर। फिर बेटा वो रिफ्लेक्ट करता है, और ये एक कॉन्वेक्स लेंस, है ना बच्चों, लेंस, और ये इस तरह से। तो आपको यही लिखना है कि 2 कॉनकेव मिरर लगे होते हैं, 1 कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। कॉनकेव मिरर प्राइमरी रिफ्लेक्शन करते हैं कॉनकेव मिरर्स कॉन्वेक्स पर, और फिर कॉन्वेक्स मिरर उनको रिफ्लेक्ट करता है, और कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम उनको पैरेलल कर कर उसकी विजिबिलिटी देखते हैं। तो ये वाला टेलीस्कोप हो गया कैसीग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है। अच्छा, अब आता है न्यूटोनियन। तो न्यूटोनियन कैसे करेंगे, इसके जो डेरिवेशंस हैं बेसिकली मैग्नीफिकेशन और वो, उस पर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है ही नहीं आपके कोर्स में, ठीक है बच्चों, तो इसलिए टेंशन मत लेना। अब आता है न्यूटोनियन। तो न्यूटोनियन मैं अगले पेज पे बना देता हूँ, है ना। द सेकेंड टेलीस्कोप इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप। कौन सा है बेटा ये, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। अच्छा, न्यूटोनियन टेलीस्कोप को अब हम देखते हैं, ये कैसा होता है। इसमें एक बेटा कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, और एक इसमें मिरर यहाँ पे लगा होता है किसी एंगल पर, ये हम एडजस्ट कर लेते हैं। सिर्फ प्लेन मिरर है, यहाँ से रेज आई इस पर, है ना, और यहाँ से जो रेज आई वो इस पर, रुको, एक तो ये हो गई, ठीक है बेटा, और एक ये वाली, ये ऐसे आई, है ना, और यहाँ पे हमारी आई होती है ऐसे। अब तुम ये मत बोलना कि सर ऐसे कैसे देखेंगे, अब इसको तिरछा ऐसे देखेंगे क्या, नहीं, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसमें ये रेज आ रही हैं फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट से और ऐसे जा रही हैं, तो इसका सिर्फ आपका कंस्ट्रक्शन कोर्स में है। तो बेटा ये इस साल आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये स्पेशली मेंशन्ड है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। तो आपको ये दोनों बना लेने हैं, न्यूटोनियन और कैसीग्रेन। अब हम चलते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स पर। तो अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे मैं न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा अभी। जैसे हमारे पास पहला ही क्वेश्चन ये आ गया, अ स्क्वायर वायर ऑफ अ साइड 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर वायर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जानते हो बच्चों, ये रहा हमारे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। मिरर ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है हमें बेटा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव, सर नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। अ स्क्वायर वायर ऑफ अ साइड, साइड है मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चों, 3 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, यानी यू दे रखा है बेटा, -25 लेंगे, आपको पता है साइन कन्वेंशंस के साथ। व्हाट इज़ द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर। तो बेटा स्क्वायर है, तो वो मान लो ऐसे है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसे बना लो,
ऐसे, है ना बेटा। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज अब इसकी कहाँ बनेगी और उसका साइज़ क्या होगा। फिर टू साइड्स नॉर्मल टू द एक्सिस, दो साइड नॉर्मल है। देखो एक्सिस ऐसे है, इसको एक प्लेट ऐसे रखी है और एक प्लेट ऐसे रखी है, यानी ये वाली और ये वाली नॉर्मल है इस एक्सिस के। तो अब हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे करें बच्चों, तो हमें पहले v निकालना पड़ेगा। तो 1/f इज इक्वल्स टू मिरर में 1/v प्लस 1/u। तो v के लिए आ गया बेटा 1/v, माइनस का इसको इधर ले आए तो 1/u माइनस 1/f। सॉल्व कर लो बच्चों। 1/v इज इक्वल टू 1/u कितना बेटा -25, f कितना बच्चों +10। सर +10 क्यों हो गया, क्योंकि -10 था और ये माइनस था प्लस, है ना बच्चों। इसको आप सॉल्व कर लो। तो इसको एलसीएम लेकर आप सॉल्व करो जल्दी से, वीडियो पॉज कर लो वरना मैं इसको करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखो तो मैं इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूँ कि v आपका आ रहा है -50/3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, v आ गया अब हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, इसका साइज़ ऑफ इमेज। तो मैग्नीफिकेशन हम जानते हैं बच्चों क्या होती है, -v/u। तो बेटा इसमें हमने वैल्यू पुट करी, तो क्या वैल्यूज़ आई, -v की वैल्यू ये रही, तो -50/3 इंटू 1/u, u नीचे है ना, u कितना है बेटा, u है -25। तो बेटा एक माइनस से एक माइनस कट गया, बट आंसर अभी भी माइनस में है। कितना है सर, 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, यानी -2/3। ये आ गई आपकी मैग्नीफिकेशन। अब बच्चों आपको इसकी हाइट ऑफ इमेज, आप तो जानते हो मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है कितनी बेटा, स्क्वायर साइड कितनी थी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो यानी 3 इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन तो हमारे पास ये आ चुका है -2/3। तो बेटा मैग्नीफिकेशन आ रहा है, मतलब HI आ रहा है, इसको मिटाओ, HI आ रहा है हमारे पास -2/3। तो है ही है, ये 3 ऊपर जाएगा इनटू हो जाएगा -2। देखो तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि बेटा -2 इसलिए आया क्योंकि इसकी जो इमेज बनेगी कॉनकेव है ना, नीचे बनेगी रियल और इन्वर्टेड, तो माइनस आ गया। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब बेटा देख, ये आ गई तेरी हाइट, तो ये भी उतना है, ये भी उतना है और ये भी उतना है। तो हमें एरिया निकालना था, तो ये 2 आ गया, तो ये भी 2 होगा। तो एरिया कितना हो गया बच्चों, 2 × 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चंस को पॉज करो और करना शुरू करो, नहीं तो यहाँ देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कितना बच्चों, -40 सेंटीमीटर ऑन द कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव, ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है बेटा, माइनस के प्लस, सर माइनस बाय हाउ मच डज द इमेज मूव इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द मिरर थ्रू 15 सेंटीमीटर। तो पहले तो बेटा आप यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लो। फोकल लेंथ आपको आ गई, कितनी होती है बेटा, r/2 होती है ना। तो r/2 मतलब -15 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में 2 केसेस होंगे, फर्स्ट केस और सेकंड केस। तो पहला केस और सेकंड केस लेके इसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ तो देखो कैसे करेंगे बच्चों इसको, तो वही मिरर फार्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हमें v निकालना है, तो बेटा 1/v, माइनस का इसको इधर ले आओ तो इसको उधर ले जाओ, 1/u। सर माइनस हटा ही दो ना, तो माइनस हटा देते हैं लो, तो उल्टा कर दो बेटा, 1/f माइनस 1/u, है ना, ऐसा कर लो। तो बेटा इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, 1 ये आ गई हमारी -15 और ये आ गई हमारी -40 यानी +40, और बेटा ये आ गया आपका v, है ना, v। तो बेटा अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं,
तो ये आ रहा है -24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास V आ गया। अब सेकंड केस में क्या करना है, तो इन सेकंड केस मतलब कि अब हम इसको सरका रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो, बाय हाउ मच डज द इमेज मूव, इमेज को कितना मूव करें इफ़ द ऑब्जेक्ट शिफ्टेड टुवर्ड्स द मिरर थ्रू 15 सेंटीमीटर। तो बेटा ये हमारा नया u डैश कितना होगा, तो पहले तो माइनस में होता है। पहले कितना था सर पहले था पहले था 40 और उसको और शिफ्ट कर दिया यानी -15। ये वाली बात समझ में आई बच्चों कि हमारा पहले था -40 पर था, ये रहा, ये माइनस तो हमारा ये वाला माइनस तो ये वाला माइनस है ना। फिर 40 में से हमने क्या कर दिया, 15 को कम कर दिया क्योंकि अब हमने इसको सरका दिया है 15। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास फाइनल इमेज क्या आ रही है, वो आ रही है सर इसको सॉल्व करने पर, दैट इज़ -25। ठीक है बच्चों, अब ये -25 हो गया। तो अब नया v डैश निकालो। तो नया v डैश सर फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, 1/f - 1/u डैश। तो बेटा कितना आ रहा है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी ना बच्चे क्योंकि वो मिरर तो वही है ना। तो फोकल लेंथ रखी हमने 1/15, माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं 1/25, 1/v डैश। तो बेटा एलसीएम ले लो आप, तो v डैश 1/v डैश कितना आ गया बेटा, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं एक बार, ये लो। तो 25, तो सॉरी एक सेकेंड, 15, 25, 5 तो 3, 5, 5, 3, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा कितना हो गया 75 है ना। तो ये 5 टाइम्स गया तो ये 5 है ना, माइनस का आएगा, प्लस है 25 3 टाइम्स, तो ये आ गया बच्चों आपके पास वो सॉरी 5 में से 3 तो -2/75। और बेटा इसको घुमा दो क्योंकि आपको 1/v डैश है ना, तो मैं तो क्या चाहिए v डैश चाहिए। v डैश आ रहा है -75/2। डेसिमल लिखना चाहो डेसिमल लिख दो, नहीं तो यहीं तक भी छोड़ दोगे तो भी आंसर सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है बच्चों कितना 1.5 एंड दैट ऑफ द वाटर इज, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का भी दे रखा है कितना 1.3। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज दे रखी है हमें किस में, वाटर में। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में दे रखी है बेटा 2.25 × 10⁸ व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है ना बच्चों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में जब इसमें एक एक बात मैं समझा देता हूँ, देखो सब बच्चों को पता होनी चाहिए बेटा। जब ग्लास का दिया हुआ है तो वो एयर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, और वाटर का दिया हुआ है तो वो एयर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। ये चीज़ मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली चीज़ें आपको बता रहा था, है ना बच्चों। तो अब आगे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों। देखो यहाँ पे अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों, C/V। ये भी होता था ना C/V। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें निकालना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास का निकालना है वाटर के रेस्पेक्ट में, है ना, एयर का नहीं। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि C/VW इंटू VG/C इज इक्वल्स टू 1.3/1.5। C से C कैंसिल। तो बच्चों ये जो चीज़ है ये कैसे हुआ, है ना, इसको ढंग से समझना कि बेटा बेसिकली हमने डिवाइड कर दिया है किसको सर, 1.3 है यानी ये है एयर का वाटर और एयर का ग्लास। तो बेटा आंसर आ गया है ग्लास का वाटर के साथ, है ना। बेसिकली हमें ये चाहिए ना, तो ये चाहिए तो ये अपॉन ये होता है। ठीक है बेटा, जो नीचे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ये समझ लें कि जब ऐसे लिखा हो दोनों ऊपर ऊपर वाले सेम हो
और नीचे वाला अगर ग्लास है और ऊपर वाला अगर वाटर है तो इसको हम लिखा जा सकता है कि ग्लास से आ रही है और वाटर में जा रही है। मैंने सिखाया था बच्चों, जो ऊपर होता है उससे आ रही है और जो नीचे होता है उस मीडियम में जा रही है। तो हमसे पूछा भी तो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी ग्लास में जा रही है, तो इसलिए इस फॉर्मूले से हमने ये वाली चीज़ बनाई। तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया बच्चों, और हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, इसको उधर इनटू कर दो। तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू 13/15 इंटू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज दिस 2.25 इंटू 10⁻⁸। तो बच्चों आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना आपको आता है, सॉल्व कर लोगे तो दैट इज़ योर आंसर। आ गया बच्चों समझ में, ये वाला इसमें की कंसेप्ट था। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को एक बार पॉज कर लो या सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। तो देखो बच्चों, अब इसमें हमें इसको सॉल्व करना है। t इज इक्वल्स टू, ये हो गया। तो हमने एक बार, मैं चलो क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको पहले। द बॉटम ऑफ अ कंटेनर इज 4 सेंटीमीटर थिक, ये बॉटम है, ये है 4 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। ऑफ अ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें 1.5। द कंटेनर कंटेन्स 2 इमिजिबल लिक्विड्स, 2 अलग अलग लिक्विड्स हैं। इमिजिबल मतलब समझते हो, जो आपस में नहीं मिलते। मान लो ये एक लिक्विड यहाँ तक है और एक लिक्विड और भरा हुआ है यहाँ तक। इमिजिबल मतलब दोनों आपस में नहीं मिलते, ये है। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, ये दोनों की थिकनेस दे रखी है हमें। What is the apparent position of the scratch on the outer surface of the bottom? मीन्स यहाँ पे कोई स्क्रैच लगा हुआ है, और अगर हम यहाँ से देखें तो बेटा ये बॉटम, ये स्क्रैच हमें ऊपर दिखेगा, है ना। बॉटम ऑफ द ग्लास स्लैब व्हेन व्यूड थ्रू द कंटेनर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ए एंड बी दोनों के दे रखे हैं हमें 1.4 एंड 1.3। तो मैंने 3 मीडियम ले लिए बेटा, इसको नीचे वाले को 1 बोला, इसको 2 और इसको 3। तो बेटा इसका नॉर्मल शिफ्ट अलग होगी, इसकी नॉर्मल शिफ्ट अलग होगी और इसकी अलग, क्योंकि मीडियम अलग अलग है। भाई अगर हम ऐसे देखते थे कि मान लो ये पानी है सिर्फ यहाँ तक, तो सिर्फ लाइट इसकी पानी की वजह से जो नॉर्मल शिफ्ट होती थी वो दिखाई देती थी। बट अब 3 मीडियम है तो तीनों की अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि स्क्रैच तो और नीचे है ना, स्क्रैच से ऊपर ग्लास है, फिर एक और मीडियम है, फिर एक और मीडियम है, तो इसलिए 3 मीडियम है, तीनों की नॉर्मल शिफ्ट। तो बेटा तीनों की नॉर्मल शिफ्ट सिंपली ऐड टुगेदर, तो फाइनल नॉर्मल शिफ्ट आएगी T1 1 माइनस 1/μ1 प्लस T2 1 माइनस 1/μ2 प्लस T3 1 माइनस 1/μ3। तो बेटा इसमें सारी वैल्यूज़ अब हमें पुट करनी है। T1 की वैल्यू है हमारे पास 4, 1 माइनस 1/1.5 प्लस T2 की वैल्यू है हमारे पास 6, 1 माइनस 1/1.4 प्लस T3 की वैल्यू है 8, 1 माइनस 1/1.3। तो बेटा पॉइंट्स में है, तो अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही हो तो पॉइंट उड़ा के 0 लगा लेना सब पर, है ना। अब इसका 0, तो बेटा अब इनका एलसीएम सिंपल हो गया है, 4 15 आएगा बच्चे, 1.5 थोड़ा सा लगता है, तो 15 माइनस 10, ये थोड़ा इजी हो जाता है, 6 14 माइनस 10 14 प्लस 8 13 माइनस 10/13। अब इसको सिंपली तुम ऐड कर इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3। बेटा ये TIR का क्वेश्चन है, मैंने कराया था अभी। TIR में क्रिटिकल एंगल होता है IC, तो तुम रिलेशन क्या जानते हो, साइन IC इज इक्वल्स टू 1/μ। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है बेटा, तो साइन IC इज इक्वल्स टू 1/√3, है ना बेटा, सही है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल
ऑफ द मटेरियल ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल सही है। तो आई सी की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स 1/√3। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। तो बेटा ये तो डायरेक्ट हो गया फॉर्मूला, अगर हमें याद होता। TIA वाले कंसेप्ट मैंने सिखाए हुए हैं इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप वहाँ पे देखें इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप ट्राई कर लो, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम चीज़ें हैं, जल्दी से एक बार ट्राई करें, नहीं होगा तो फिर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30। तो हमें IC दे रखा है 30, तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों साइन IC, मेरे साथ साथ बोलो 1/μ, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो बेटा हम तो एक और चीज जानते हैं, वी नो दैट कि म्यू जो होता है वो C/V होता है। C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सर वैक्यूम क्यों? क्योंकि बेटा WUM आता है, सारे बच्चे यही गलती करते हैं, वो CCUM लिखते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना बेटा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, करें। तो देखो इसमें म्यू का हम लिख देते हैं 1/sin 30, है ना। और बच्चे ये क्या होता है C/V। तो अब इसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग। साइन 130 कितना, हमें निकालनी है V को इधर ले जाओ, तो V = आ गया C × sin 30, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V आ गया है, C होता है बेटा 3 × 10⁸ इंटू साइन 30 होता है बच्चों 1/2, 2 1 सा 1.5। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम कितनी आ गई है, मीटर/सेकेंड। समझ में आया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो पहले मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको समझा दूं, ठीक है। ये भी TIR का है बच्चों। TIR कैसे करेंगे समझते हैं इसको पहले। इन द फॉलोइंग रे डायग्राम, ये रे डायग्राम है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, है ना। तो लाइट देखो, ये रे ऐसे जा रही है, दिख रहा है ये एरो ऐसे है, ये एरो ऐसे है। तो बेटा यहाँ पर ये एंगल रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है, रिफ्रैक्शन मतलब TIR में तुम्हें पता था लाइट दो कंडीशन थी, जल्दी से बोलो मेरे साथ। हाँ अच्छा हमने तो सर बोला ही नहीं, अच्छा मैं समझ गया, चलो ठीक है। तो पहला था बेटा लाइट डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि अब इससे बड़े एंगल पर लाओगे ऐसे करके तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट करेगी, है ना बेटा। ये पूरी थ्योरी पढ़ाई थी मैंने आपको अभी, है ना। तो इस क्वेश्चन पर हमें इसको करना है। इस कंटेनर की जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो है इस कंटेनर का वो 30 सेंटीमीटर है, और ये भी IC है, ठीक है। ये सब चीज़ें गिवन हैं। तो जल्दी से बिना टाइम गवाए मैंने पहले क्वेश्चन समझा दिया, उसको ट्राई करो जल्दी से बच्चों। तो देखो फिर बेटा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो कैसे बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है, ये 30 ये 40, तो ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा सर 50। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन और 0 0 हटा दो, इसकी भी 0 हटा दो, इसकी भी 0, क्योंकि इसका स्क्वायर करके जोड़ना होता है, इसकी भी हटा दो, तो 5 आ गए। साइन IC कितना आ रहा है, साइन क्या होता है बेटा P/H। तो एंगल यहाँ पर है तो P कौन हो गया 3, और H कौन हो गया बच्चों 5, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब साइन IC तो किसके बराबर होता है बच्चों, सर वो तो 1/μ के बराबर होता है। तो म्यू कितना आ गया बेटा, म्यू आ गया 1/sin IC। कैसे करा सर, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, और बेटा साइन IC की वैल्यू 3/5, तो 3 यानी कि म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, है ना, 5/3।
तो ये किसके लिए आया है, ये अभी हमने ग्लास के लिए किया है, ये किसके लिए किया है बच्चों, ग्लास के लिए, है ना, ये हमने कभी कर लिया ग्लास के लिए, ठीक है बच्चों। अच्छा अब हम करेंगे सर, नहीं ग्लास तो क्या मतलब अंदर ही है ना लाइट, लिक्विड के लिए ही किया है बेटा, है ना, लिक्विड के लिए ही किया है क्योंकि लाइट तो अंदर ही अंदर चल रही है ना, तो अंदर चल रही है तो लिक्विड के लिए किया है। बट लिक्विड का तो हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो म्यू इज इक्वल्स टू वो होता है C/V, है ना बच्चों, वही अभी भी इससे पहले सिखाया था मैंने, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है C/V। तो मुझे निकालनी थी द फॉलोइंग डायग्राम, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन। तो पहले तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया मीडियम का, इस मीडियम का। अब तो हमारे पास फॉर्मूला सिंपल हो गया, यही चीज़ क्या होती है, ये होती है 5/3। तो बेटा V आ रहा है, V को उधर इधर को उधर, तो C × 3/5, तो ये आ रहा है बेटा 3 × 10⁸ 8 × 3/5। सॉल्व कर लेंगे, 9/5 × 10⁸, 5 1 0.4058 40, तो कितना आ गया बच्चों 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी जो भी लिक्विड है वो लाइट की स्पीड को लगभग आधी कर देगा। बट ये स्पीड भी हमारे लिए बहुत फास्ट है बच्चों। होता क्या है, देखो मेरी बात समझो, तुम ऐसे मत सोचना कि ये कंटेनर है और इसमें लाइट ऐसे एंटर हुई तो वो ऐसे दिखेगी इतनी धीरे धीरे जाती हुई, नहीं, क्योंकि लाइट की स्पीड ये भी हमारे लिए वो क्या बोलते हैं उसको मेंटेन करना, इतनी स्पीड को भी हम मेंटेन नहीं कर सकते। तो हमें तो क्या होता है कि सारे ही फास्ट दिखते हैं, ये 1.8 × 10⁸ भी बहुत फास्ट दिखेगा बच्चों, है ना। हमें दिख रहा बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डायमीटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर इज 15, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ध्यान सुनना, a beam of light strikes a sphere which converges as a point 30 centimeter behind the pole of the spherical surface. Find the position of the image. बेटा यानी बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही है सर, ऐसे क्यों आ रही है, क्योंकि ऐसे आएगी जब भी, तो अगर ये स्फेयर नहीं होता तो यहाँ कन्वर्ज होती, यानी कि 15 सेंटीमीटर बिहाइंड, बट है इसीलिए उसने कन्वर्ज कहाँ कर दी बच्चों, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी इमेज, हाँ यहाँ पे बन गई। तो बेटा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, इस तरफ है, बट इस स्फेयर की वजह से अगर नहीं होता तो बेसिकली ये यहाँ जाके मिलती, है ना, और इसकी इमेज यहाँ बनी है, तो ये हमारे लिए अब ऑब्जेक्ट हो गया कैसा, वर्चुअल। ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यू हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। इमेज बन गई यहाँ, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा कितना है, 15 है ना बेटा, ठीक है। तो अब इसको देखो, तो इसमें गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो डायमीटर गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया बच्चों इसका कितना हो गया, 15/2 = 7.5। सर क्यों, देखो बेटा, क्योंकि इसने ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है बच्चों, 30 है ना, 30 है सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हमने इसका आर क्या ले लिया, 7.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें दे रखा है कितना, 1.5, और एयर का कितना होता है बच्चों, 1, और हमें और क्या दे रखा है, यस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम कितनी लेंगे बेटा, 30 प्लस का, क्यों लेंगे, क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो बेटा इसमें फॉर्मूला वही लग जाएगा, μ2 - v/μ1 u बराबर μ2 - μ1/r, है ना बच्चों, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो μ2 की जगह ये वाला यानी 1.5 अपॉन v कितना बेटा, v माइनस μ1 1, u कितना 30
बराबर μ2 माइनस μ1 0.5, r कितना बच्चों 7.5 है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 1 जा और कितना बचा 2 5, तो ये आ गया बेटा 1.5 अपॉन v बराबर 1/15 प्लस 1/30। जब हमने इसको सॉल्व किया तो v आ गया हमारे पास 15। ठीक है, चलो सॉल्व भी करके बता देता हूँ, क्या पता है ना। हाँ, तो ये आ गया बेटा 30, 15 2 जा 1 जा, तो ये आ गया 3/10, सॉरी 30 होता है ना, 10 पहले ही काट देता दिमाग में ना। तो 1.5 अपॉन v बराबर 1/10, सही है, v इज इक्वल्स टू 15, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज कट इनटू द टू इक्वल हाफ्स एज शोन इन अ फिगर। ये रहा, ऐसे काटा है बच्चों सेंटर से, तो ये ऐसे हो गए कटने के बाद। सर कट गए, क्या कट गया सर? लेंस को काट दिया बेटा। ठीक है, तो बेटा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को r1 बोलेंगे, ये हो गई r2 कटने के बाद, और कटने से पहले ये थी r1 और ये थी r2। क्वेश्चन को समझना, तो पहले फर्स्ट केस पहले फर्स्ट पे डिस्कस कर लो, है ना। फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में बेटा r1 जो है वो है प्लस r और r2 जो है वो है माइनस r। सर ऐसा कैसे हो गया? देख, इसका गोला बनाएगा, इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर बनेगा, तो इस तरफ वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नेगेटिव और इधर वाला पॉजिटिव। ये वाली बात समझ में आई बेटा? क्योंकि ये वाली बात समझना ही इंपॉर्टेंट है कि एक पॉजिटिव लिया और एक हमने क्या ले लिया है, नेगेटिव। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता था बेटा, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। जब एक मीडियम क्या हो, एयर हो, उस केस में मैंने आपको बताया था पहले। तो 1/f आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ तो म्यू माइनस 1 तो है ही है, और बेटा 1/r1 कितना है, ये रहा r और ये r, तो कितना हो गया बेटा, r 0 मत कर देना क्योंकि r2 क्या है, माइनस r है, तो प्लस r, तो कितना हो गया बेटा 1/f हो गया आपके पास म्यू माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ r। ये बन गई फर्स्ट। अब सेकंड केस है ना। सेकंड केस में क्या करेंगे, तो देखो बच्चों, सेकंड केस में ऐसा हो गया है, लेंस काट दिया ना आपको ने उसका r1 और r2 हो गया इन्फिनिटी, क्योंकि प्लेन हो गया। प्लेन की फोकल लेंथ कितनी होती है बच्चों, इनफाइनाइट, और r1 हो गया r। तो बेटा इसके लिए नई फोकल लेंथ कितनी आ रही है, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/infinity। ये क्या हो गया बच्चों, 0। तो 1/f डैश, इसको f डैश लिख लेते हैं, म्यू माइनस 1/r। तो ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। बेटा इसको डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय या 2/1। सर ऐसे कैसे पता चला आपको? बेटा कुछ भी कर ले, देख 1 2 कौन सी है, 1f डैश अपॉन 1/f बराबर, इसका पूरा लिख दे, क्या आ गया, म्यू माइनस 1/r, और इसका क्या आता था, 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1/r। बेटा पूरे का पूरा कट गए, देख, है ना। तो क्या बच गया, ये बच गया हाफ, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया बेटा f/f डैश बराबर हाफ। हमें क्या निकालनी है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ, यानी f डैश। तो f डैश आ गया है यहाँ से, इसको इधर इंटू कर दो, इसको इधर, तो f डैश आ गया ट्वाइस ऑफ f, मतलब पहले वाले की फोकल लेंथ का क्या हो जाएगी बच्चों, डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल। सो दैट इज़ योर आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
और डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये मत समझना कि दो लेंस लगा रखे हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होगा कि उसके दो सरफेसेस है तो वो कॉन्वेक्स ही। तो इसको देखो बच्चों, और डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें गिवन क्या क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू दे रखा है दोनों लेंसेज का, कितना 1.5 हैज़ बोथ सरफेसेस इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर, दोनों के रेडियाई क्या हैं, बराबर हैं, R1 भी 20 और R2 भी 20। बस बच्चों इसमें तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कि एक को हमें क्या लेना पड़ेगा प्लस और एक को हमें क्या लेना पड़ेगा माइनस। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि बेटा ऐसे देखो ये होते हैं कॉन्वेक्स है, एक का तो इधर बनेगा तो इधर आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि सेंटर इधर आएगा, और एक का इधर आएगी क्योंकि इसका सेंटर इधर आएगा। इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव और इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। तो बेटा ये आपको समझ में आया कैसे हुआ? तो R1 हमारी आ गई पॉजिटिव, फर्स्ट फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट फेस ये है तो उधर आएगी, उधर वाली पॉजिटिव इधर वाली नेगेटिव। समझ में आया आपको? तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। देखो तो फॉर्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 बच्चों। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, R1 कितनी बेटा, R1 है 20 प्लस 1/20। प्लस क्यों हो गया समझ में आया? इस माइनस की वजह से। म्यू हमें पता है, हाँ सर 0.5 आ जाएगा क्योंकि बेटा म्यू दे रखा है 1.1 और दूसरी एयर है और ये आ गया इंटू 2/20। ठीक है बेटा, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 0.1, पॉइंट उड़ाया 0 बढ़ाई 2 1 ज़ा 20। तो कितना आ गई बेटा फोकल लेंथ आ रही है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई बच्चों? 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द साइज ऑफ द इमेज। तो बेटा लेंस फार्मूला लगा दो। लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला क्या बोलता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हमें f पता है, हाँ सर, कितना आया है 20 बराबर v पता है क्या बेटा? जल्दी से बताओ, v को निकालो। नहीं, फाइंड द पोजीशन, हाँ v तो हमें निकालना है ना बच्चे। तो u ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो बेटा v ये f आ गया, v माइनस u हमें कितना दे रखा है बच्चों? u हमें दे रखा है कितना? -10। तो +10 कर दूँ, है ना बेटा? +10 कर दिया तो इससे v आ रहा है हमारे पास -20 सेंटीमीटर। अब हमें मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है बेटा? HI/HO या फिर V/U। HI/HO या V/U। तो HI हमें निकालनी है, HO हमें दे रखी है 5 और V हमारे पास आ गया है बेटा कितना? -20 और U आ गया है हमारे पास -10। माइनस से माइनस, 0 से 0। HI बराबर 2 टाइम्स ऑफ 5 यानी कि कितना आ गया बेटा? 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात सही है? ठीक है बेटा। फिर हम चलते हैं अगले लेक्चर, अगले टॉपिक पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये स्क्रीन हो गई, इसके बीच की दूरी है 90 सेंटीमीटर अपार्ट। फिर व्हाट इज़ द फोकल लेंथ एंड द नेचर, एक तो फोकल लेंथ निकालनी है एंड द नेचर ऑफ द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा अगर HO जो है और जो HO अगर H ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, HO और हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई? ट्वाइस ऑफ HO, है ना? HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई और HI क्या हो गई? ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। तो अब सुनो, स्क्रीन पे बनानी है हमें, स्क्रीन पे इमेज बनानी है तो लेंस कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि तभी तो बनेगी भाई, इमेज कहाँ बनेगी? पीछे स्क्रीन पर। तो बेटा लेट से U को मान लेते हैं हम X और V हो जाएगा फिर हमारा ये बची हुई दूरी, क्योंकि इमेज इस पे बनानी है ना? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 90 माइनस x। यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो बेटा मैग्नीफिकेशन क्या होता है? V/U और वो दे रखा है हमें ट्वाइस,
और बेटा जब इमेज कैसी हो, रियल, इमेज कैसी हो बच्चे, रियल, है ना, रियल इमेज है तो मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यानी -2 ले लूँ क्योंकि दुगना है ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 90 - x अपॉन -x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ रही है आपकी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, 30 आ गई। कितनी आ गई, 30। ये आपका क्या हो गया, u हो गया बेटा। अब आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो वो होती है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। लेंस के लिए है तो 1 - 1/u। तो बेटा यहाँ से आपका आंसर आ रहा है v, है ना। तो v यहाँ से v भी निकाल सकते हैं बेटा। v कितना हो गया, अगर x की वैल्यू कितनी आ गई 30 तो v की वैल्यू कितनी आ गई 60। v कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव, है ना बच्चों। v कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आ गया आपका 1/60 माइनस ऑफ -30, यानी ये आ गया 1/60 प्लस 1/30 और एलसीएम 60 वैसे। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस यहाँ पे आ गया 2 यानी 3/60 यानी कि 20, यानी कि f आ रहा है 20। ये आ गई आपकी फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, है ना। अब हम